नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली। आज मैं आप लोग के सामने एक सीरियस टॉपिक लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। 300 से ज्यादा लोगों ने अभी तक उस वीडियो को देख चुका है और मुझे काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। एक ऐसी जगह जहां लोगों ने फ्लड को डिजास्टर नहीं बल्कि एक जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। हर साल लाखों लोग अपना घर छोड़ देते हैं, हजारों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो जाती है और कुछ गांव तो मैप से ही गायब हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि असम ही बार बार क्यों डूबता है और इसके पीछे बारिश ही जिम्मेदार है या कहानी इससे कहीं ज्यादा आगे है। जुलाई 2026 में ऐसा क्या हुआ जो असम न्यूज हेडलाइन का एक हिस्सा बन चुका है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने तो इसे कवर ही नहीं किया, सो मैंने इस टॉपिक को अपने यूट्यूब चैनल से उठाने का प्रयास किया है। जुलाई 2026 ने इस तबाही को एक बार फिर दुनिया का ध्यान असम की तरफ खींचने का प्रयास किया है और आज हम सिर्फ एक फ्लड की बात नहीं करेंगे बल्कि उस सच का सामना करेंगे जो हर मानसून के साथ दोबारा सामने आ जाता है। जुलाई 2026 के आखिरी हफ्ते में असम में लगातार कई दिनों तक काफी तेज बारिश हुई। ये बारिश सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं थी, अरुणाचल प्रदेश और हिमालयन रेंज के काफी जगहों में बहुत रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। इसका सीधा असर ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर पड़ा। नदियों का वाटर लेवल डेंजर मार्क से कहीं ज्यादा ऊपर चला गया था। कई जिलों की सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी थी। बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम काफी प्रभावित हुआ और स्कूल बंद करने पड़े। हजारों लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट करना पड़ा। पीक पीरियड में लगभग 7 से 8 लोगों ने इस फ्लड से प्रभावित हुआ है और जुलाई के अंत तक करीब 78 लोगों ने अपनी जान भी गंवा चुकी है। सिवास नगर जिले के एक गांव में अचानक नेशनल हेडलाइन में आ गया। जैसे दिखाओ एक रिवर है जो नागालैंड से चालू होती है और अंततः जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। उसका बहाव इतना ज्यादा तेज था कि गांव के लोगों को छोड़ने के लिए बस उतना ही समय था कि बस वो अपना सामान को अपने कंधे पर उठा के वहां से निकल सकते थे। वो उतना ही सामान लेकर के जा सके जितना वो उनका कंधा उतना बोझ सह सकता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक ये नेचुरल डिजास्टर था या बात कुछ और है। ब्रह्मपुत्र के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे ताकतवर नदियों में से एक माना जाता है। यह तिब्बत से शुरू होती है, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से होते हुए असम के बीचों बीच से बहते हुए बांग्लादेश तक पहुंचती है। हर साल ये हिमालय के बहुत सारा सिल्ट और पत्थर अपने साथ लेकर के आती है। यह इतनी ज्यादा मिट्टी नदी के तल में जमा हो जाती है कि रिवर बेल्ट धीरे धीरे उठने लगता है और इससे नदी की क्षमता कम हो जाती है और थोड़ी सी अतिरिक्त बारिश से भी इसके किनारे टूटने लगते हैं। और इसके अलावा असम में ब्रह्मपुत्र के करीब 50 से ज्यादा ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज उस नदी को सहायक नदियां होती है, वो करीब 50 से ज्यादा हैं। जरा सोचिए, एक ही समय पर हिमालय से आने वाला पानी, असम में तेज बारिश और चारों तरफ से भरी हुई ट्रिब्यूटरीज, तो फ्लड आना लगभग तय हो जाता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ नेचर जिम्मेदार नहीं है। एक्सपर्ट के अनुसार असम में फ्लड क्राइसिस में इंसानी गतिविधियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई वेटलैंड्स जो पहले फ्लड वाटर को अपने अंदर समा लेते थे, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। फ्लड प्लेन्स पर धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है। कुछ जगह पर इलीगल सैंड माइनिंग और डिफोरेस्टेशन ने नदियों के नेचुरल फ्लो को प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा बहस इम्बैंकमेंट्स को लेकर के आती है। इम्बैंकमेंट्स का काम फ्लड को रोकना होता है। जब ये टूट जाते हैं तो इसकी मेंटेनेंस सही ढंग से होनी चाहिए और पानी और भी तेजी से आसपास के इलाकों में फैल जाता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असम का सिर्फ इम्बैंकमेंट्स के भरोसे नहीं बचाया जा सकता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान की बहुत ज्यादा जरूरत है। पिछले कई वर्षों में साइंटिस्टों ने देखा कि एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गर्म होता एटमॉस्फेयर पहले की तुलना में ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करता है और ये मॉइस्चर एक साथ निकलता है तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसी वजह से फ्लड्स और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज फ्लड का अकेला कारण नहीं है, लेकिन यह पहले से मौजूद समस्या को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। इतिहास का पेज अगर उलट कर देखते हैं तो असम में करीब 20 साल का रिकॉर्ड देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। 2004, 2012, 2016, 2020, 2022 और 2024 एंड 2026 लगभग हर कुछ वर्षों में असम किसी न किसी बड़े फ्लड का सामना कर रहा है। 2020 के फ्लड कोरोना पेंडेमिक के दौरान आई थी। 2022 में लाखों लोग प्रभावित हुए और सिलचर जैसे शहर के कई दिनों तक डूबे रहे। काजीरंगा नेशनल पार्क में हर साल फ्लड के दौरान राइनो, डियर और दूसरे वाइल्ड लाइफ की जान को खतरा है। यह सिर्फ इंसानों तक ही ये सारी त्रासदी सीमित नहीं है बल्कि नेचर को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। तो क्या असम के फ्लड से बचाया जा सकता है? फ्लड को पूरी तरीके से रोकना शायद संभव नहीं हो क्योंकि ब्रह्मपुत्र की इकोलॉजी ही सीजनल फ्लडिंग पर आधारित है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है एक्यूरेट फ्लड फोरकास्टिंग और वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन। फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट पर नियंत्रण कर सकते हैं, साइंटिफिक रिवर मैनेजमेंट कर सकते हैं, मजबूत इम्बैंकमेंट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। फ्लड के बाद राहत पहुंचना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उससे
उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि भविष्य में होने वाली आपदाओं को कम करना। तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? असम की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि जब नेचर और ह्यूमन मिस्टेक्स एक साथ मिलते हैं तब डिजास्टर सिर्फ एक घटना नहीं रहती है, बल्कि हर साल आने वाली सच्चाई बन जाती है। जुलाई 2026 का फ्लड शायद कुछ हफ्तों में खत्म हो जाए, लेकिन असली सवाल यह है कि आज क्या अगले मानसून से पहले हम कुछ ऐसा बदलाव करेंगे कि अगला साल कुछ ऐसा हेडलाइन नहीं आएगा। आपके हिसाब से असम के फ्लड को कम करने का और क्या क्या उपाय किया जा सकता है? अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर ये हमारा वीडियो थोड़ा गहराई से रिसर्च जैसा लगा हो, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक बहुत ही कम न्यूज में कवर किया जा रहा है। तो आपसे कुछ पर्सनल बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता करीब 15 से 20 दिनों के लिए नॉर्थ ईस्ट में मतलब घूमने गए थे, तो उन्हें बहुत सारी लोकल स्टोरीज पता चले और उन्हें वहाँ के प्राकृतिक आपदाओं के बारे में काफ़ी पता चला। तो बहुत ज़रूरत है उधर मतलब इस टाइप की चीज़ों पर ध्यान देने की। बहुत दिक्कत चल रहा है अभी नॉर्थ ईस्ट, मतलब कनेक्टिविटी का काफ़ी प्रॉब्लम है, प्राकृतिक आपदा आते जाती रहती है। तो गवर्नमेंट को एक अच्छा स्टैंड लेने की बहुत ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट शुरू से ही मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि आने वाले साल में हमारी सरकार इस पर ध्यान दे और इस मुद्दा को गहराई से ले और इस पर सोच विचार करे कि कैसे वहाँ के लोगों को प्राकृतिक आपदा से बचाया जा सके। वहाँ के लोग भी हमारे लोग ही हैं और हमारे जैसे ही हैं। और मेरे ख्याल से अगर बोला जाए तो नॉर्थ ईस्ट का अगर पूरा इंडिया में अगर कोई आपका फेवरेट स्टेट है तो मेरा अरुणाचल प्रदेश है। इसका पर्सनल रीज़न ये भी है कि क्योंकि वहाँ के लोगों को मैंने काफ़ी देशभक्ति देखी वहाँ के लोगों में। आप देख, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और नॉर्थ ईस्ट का कहानी काफ़ी डेप्थ है। मैं ट्राई करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट का एक केस स्टडी लूँ और सारा वहाँ के प्रॉब्लम्स और क्या उसका पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में जिक्र करूँगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप लास्ट तक देख पाएँ। थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ।